गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में नहीं बल्कि एक जाने माने हिस्टोरिकल फिगर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कुछ भी गलत कहना पाप है, चाहे वो गलत कितना ही सच क्यों ना हो। हमने उसे भगवान बना दिया है जो कि मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स का बेंचमार्क बन गया है। पर क्या ये फिगर इतना ही प्योर है, या हमें सिर्फ इसकी प्योरिटी ही दिखाई देती है, या हमें सिर्फ इसकी प्योरिटी ही पढ़ाई जाती है, या तो ये कहें हम में से कुछ सिर्फ इसकी प्योरिटी ही देखना और पढ़ना चाहते हैं। और उस फिगर का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, बापू, जिनकी ब्रीफ बायोग्राफी हिस्ट्री और सिविक्स के एनसीईआरटी बुक के फॉर्म में मिलती है, पर उनका इतिहास जो हमें पढ़ाया जाता है वो कितना सच है। आज हम ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोपेगेंडा के पर्दे को हटाकर हम एम.के. गांधी के दूसरे साइड के बारे में भी जान सके जो शायद आपको हर्ट करे और आप मुझे बायस्ड भी समझने लगे, पर यह ज़रूरी है। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। चलिए इसके पहले पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो कि एम.के. गांधी के लिए दिया जाता है वो ये है कि महात्मा गांधी ने हमेशा बेसिक और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ा। ये सच बिल्कुल भी सच नहीं है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि गांधी पर कई बार रेसिस्ट होने का भी एक्यूजेशंस लगा है, और ये एक्यूजेशंस गलत भी नहीं। इंडिया में अपने लॉ प्रोफेशन में लगातार फेल होने के बाद गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए और वहीं उन्होंने अपने नॉन वायलेंट स्ट्रगल की शुरुआत की। पर आप सभी को पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका भी भारत की तरह ही ब्रिटिश कॉलोनी था, जहां ब्रिटेन एक अपार्थेड गवर्नमेंट चला रहा था, जिसमें साउथ अफ्रीकन्स जो कि ब्लैक्स थे उनको कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। साउथ अफ्रीका में उस वक्त कई इंडियंस भी रहते थे और उन्हें भी मोर और लेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्लैक्स की तरह ही ट्रीट करती थी। गांधी जी ने तब डिसाइड किया कि वहाँ के ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जा रहे इंडियंस पर अत्याचार के खिलाफ एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल करेंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। पर ये सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। चलिए इसकी आगे की सच्चाई जानते हैं। गांधी जी ने कभी साउथ अफ्रीका में रह रहे लोगों के लिए नहीं लड़ा, बल्कि वो सिर्फ इंडियंस के लिए लड़ रहे थे, जो कि फिर भी ठीक है। पर इंडियंस के लिए बेटर ट्रीटमेंट की मांग करते हुए गांधी जी ने ये आर्गुमेंट दिया कि जो कि इंडियंस अफ्रीकन से सुपीरियर है, इसलिए इंडियंस को एटलीस्ट ब्लैक अफ्रीकन्स की तरह ट्रीट ना किया जाए। सितंबर 1896 में अपने एक स्पीच में गांधी जी ने ये कंप्लेन किया कि साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस, हिंदूज और मुस्लिम्स को काफिर की तरह ट्रीट कर रही है। काफिर निगर की तरह ही ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए गाली है। गांधी जी से गलती हो गई, पर रुको ज़रा। 1895 में गांधी जी 24 साल के थे। तब वो साउथ अफ्रीका में नेशनल असेंबली, जो कि वहाँ के अपार्थेड सिस्टम का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन था, उसके लिए उन्होंने लीगल ब्रीफ प्रिपेयर किया था, जिसमें वो इंडियंस के लिए साउथ अफ्रीका में वोटिंग राइट्स की डिमांड कर रहे थे। अब यूजुअली जब वोटिंग राइट्स की डिमांड की जाती है तब वोटिंग को सिटीजन के लिए एक यूनिवर्सल राइट बताया जाता है। उस बेसिस पर हिस्ट्री के लगभग सारे बड़े आंदोलन हुए हैं, पर गांधी जी अपने समय से एक कदम आगे थे। गांधी जी ने अपने लीगल ब्रीफ में कहा कि इंडियंस उसी आर्यन स्टॉक से आए हैं जिससे कि इंडियन यूरोपियंस हैं, इसलिए इंडियंस को अफ्रीकन्स के साथ ग्रुप ना किया जाए। गांधी जी और नॉन वायलेंस, ऐसा लगता है कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जब गांधी जी का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द यही आता है, नॉन वायलेंस। पर क्या महात्मा गांधी सच में नॉन वायलेंस के प्रीचर थे? चलिए इस मिथ को भी क्लोजली एनालाइज करते हैं। – 1899 में जब साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट और बोर स्टेट्स के बीच वॉर हो रही थी, तब हमारे नॉन वायलेंस के प्रीचर महात्मा गांधी ने
इंटरेस्टिंग कैंपेन किया। बोर स्टेट्स दो इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीकन स्टेट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने स्टेट्स को बचाने के लिए लड़ रहे थे। इन दो बोर स्टेट्स में डायमंड्स और गोल्ड्स के बड़े रिजर्व थे जिसे ब्रिटिश अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। 1899 में बोर्स ने ब्रिटिश के कंट्रोल वाले नेटल रीजन पर अटैक किया। इस अटैक से डील करने के लिए ब्रिटिश ने नेटल वॉलंटियर एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया NVAC, जिसमें 1100 इंग्लिशमैन थे। गांधी जी से ये इंजस्टिस देखा नहीं गया। ना 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 ना, बोर्स पर हो रही इंजस्टिस नहीं, बल्कि गांधी जी ने तो ब्रिटिश सरकार को हेल्प करना ज़रूरी समझा, जिसने ना जाने कितने बोर्स के मिलिशियास और फार्मर्स को मौत के घाट उतार दिया था। गांधी जी ने खुद ब्रिटिश सरकार को अप्रोच किया कि साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस को भी ब्रिटिश सरकार की मदद करने का मौका मिलना चाहिए। गांधी जी ने इसलिए नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाया, जिसमें इंडियंस घायल ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए स्ट्रेच बियरर का काम कर रहे थे। और ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ का खर्च भी इंडियंस ही दे रहे थे। फिर 1906 में इसी नेटल इंडियन कांग्रेस ने इंडियन स्ट्रेच बियरर कॉर्प्स बनाया, जिसमें गांधी जी सर्जेंट मेजर थे। गांधी जी को इस नोबल कॉज के लिए ब्रिटिश सरकार ने नेटल नेटिव रेबेलियन मेडल भी दिया था। गांधी जी को यह मेडल सरेंडर करने के लिए जलियांवाला बाग का वेट करना पड़ा। अब कुछ लोग ये कहेंगे, गांधी जी तब नॉन वायलेंस सीख रहे थे, वो अपने इस नॉन वायलेंस के फिलोसॉफी को डेवलप कर रहे थे। चलो तब ये देखते हैं कि गांधी जी ने ये फिलोसॉफी परफेक्ट करने के बाद इस बोर्स वॉर में अपने पार्टिसिपेशन के बारे में क्या कहा था। गांधी जी बाद में कहते हैं कि जब बोर्स वॉर डिक्लेयर हुआ था, मेरी अपनी सिंपैथी बोर्स के साथ ही थी, पर ब्रिटिश सरकार के प्रति मेरे लॉयल्टी के वजह से मैंने ब्रिटिश का साथ दिया। मुझे लगा कि अगर मैं अपनी सरकार से ब्रिटिश सिटीजन होने के नाते हक मांग रहा हूं, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं ब्रिटिश एम्पायर के डिफेंस में रहूं। सिर्फ इतना ही नहीं, अप्रैल 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त वाइसरॉय ने गांधी जी को दिल्ली में चल रहे एक वॉर कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। गांधी जी वहां जाके ब्रिटिश सरकार को वॉर में हेल्प करने के लिए इंडियंस को एक्टिवली रिक्रूट करने के लिए राजी हो गए। और इस बार साउथ अफ्रीका की तरह सिर्फ स्ट्रेच बियरर्स नहीं, बल्कि सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की तरफ से लड़ सके। जून 1918 में एक लीफलेट जारी करते हुए गांधी जी ने कहा, आज़ादी जैसी चीज़ पाने के लिए हमें खुद को डिफेंड करना आना चाहिए, हमें हथियार चलाना भी आना चाहिए, और अगर हम ये हथियार चलाना सीखना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आर्मी ज्वाइन करें। इंडियन आर्मी नहीं, ब्रिटिश आर्मी। फिर इंडियंस को ब्रिटेन के खूनी खेल में ढकेल कर वो वाइसरॉय को एक पर्सनल लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मैं पर्सनली ना तो किसी की जान लूँगा और ना ही किसी को चोट पहुँचाऊँगा, चाहे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन। बाकी मैं सारे इंडियंस को आपकी सर्विस में रख देता हूँ। फिर से ध्यान दीजिए, 1918 में गांधी जी कह रहे थे कि हमें हथियार चलाना सीखना होगा। फिर उसके एक साल बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड पर वो ये कहते हैं कि ये केवल हमारे देशवासियों की गलती है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के नफरत को प्यार से डील नहीं किया। वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये मिथ तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। गांधी जी के फॉलोअर्स कहते हैं कि इन सारे फॉल्ट्स के बावजूद गांधी जी में एक बात तो थी कि वो हमेशा अपने प्रिंसिपल्स पर अड़े रहे। पॉलिटिकल गेन्स के लिए उन्होंने कभी अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा। ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर के हार के बाद ब्रिटेन ने टर्की से कैलीफ के रूल को ख़त्म कर दिया। कैलीफ इस्लाम में काफ़ी प्रेस्टीजियस फिगर था और इंडियन मुस्लिम्स ब्रिटिश सरकार से कैलीफ को वापस उसके सारे पावर्स देने के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसे हम खिलाफत आंदोलन भी जानते हैं। गांधी जी ने देखा कि ये हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने का एक मौका है और उन्होंने फिर खिलाफत मूवमेंट को ही सपोर्ट दे दिया। पर ओटोमन एम्पायर, पर्टिकुलरली टर्की में लड़ाई से ब्रिटेन और कैलीफ के बीच नहीं थी। भारत की तरह वहाँ भी एक फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था,
जिसके लीडर मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क थे। ये लड़ाई केवल साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कैलिफ के रूल के अगेंस्ट भी था, और टर्की ने इसी लड़ाई के बदौलत आज़ादी पाई। मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क टर्की के पहले प्रेसिडेंट बने और उनके लीडरशिप में टर्की में कई रिफॉर्म्स आए, जिसे टर्की पुराने धार्मिक कट्टरपंथ को छोड़कर एक मॉडर्न नेशन बना। पर बापू को इन सब से क्या मतलब? और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में बापू ये भी कह दे कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने का मकसद उनका कैलिफ के रूल रिस्टोर करना नहीं था, बल्कि मुस्लिम्स को काउ प्रोटेक्शन के लिए कन्विंस करना था।